नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। मैं आकाश राणा और आप देख रहे हैं राणा स्कूल। तो इससे पिछली एक्सरसाइज में मतलब जो 6.1 थी उसमें हमने त्रिभुज के बारे में बताया था। तो आज है एक्सरसाइज 2.6.2। तो इसके प्रश्नों को हल कराएंगे जो कि एनसीईआरटी के हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो है आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में डीई डीई समांतर बीसी है। तो पहले में ईडी और पहले में ईसी और दूसरे में ईडी ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहला चित्र ये बना रखा है। तो देखो इसमें हमें एसी ज्ञात करनी है। तो देखो इसका पहला सॉल्यूशन प्रश्न प्रश्न एक का फर्स्ट का हल देखो। तो दिया है दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में, इसे इस तरीके से लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, जो डीई है वो बीसी के समांतर है। डीई समांतर बीसी। अब जब भी कभी भी कोई भुजा दो भुजाओं को त्रिभुज की प्रतिच्छेद करे और एक भुजा के समांतर हो तो वहां पे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यूज कर सकते हैं, यानी लग जाती है। तो लिखेंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है तो ये जो भुजाएं हैं दो, इन्हें एक समान अनुपात में बढ़ जाएंगी, यानी कि ए डी अपॉन डीवी और ए ई अपॉन ई सी। अब ये तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आया जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो एडी की अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो एडी की वैल्यू दी हुई है 1.5 और डीवी की दे रखी है 3 और एई की दे रखी है 1 और ईसी की हमें फाइंड करनी है, क्योंकि जो पहला सवाल है उसमें यही तो पूछा था, ईसी ज्ञात कीजिए। तो ईसी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखो इन्हें पलट दें तो हो जाएगा ईसी बराबर 3/1.5। दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो 15 एक बार और 15 दूनी 30। तो ईसी की वैल्यू आई यहाँ से 2। तो ये हुआ इसका आंसर। तो पहले का आंसर आ गया, ये बस इतना सा था। अब देखो इसका जो दूसरा सवाल है, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, यही चीज पूछ रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा था एडी। एडी पूछ रहा था। तो इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई थी दूसरे क्वेश्चन में, यानी जो पहले का सेकंड था ये सेकंड, तो इसमें वैल्यू दे रखी है, सारी भुजाएं दे रखी हैं। इसमें भी क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में डीई बी सी के समांतर, यानी इस वाली भुजा के ये समांतर है। तो समांतर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय यूज हो जाएगी। इसमें भी थेल्स प्रमेय यूज हो जाएगी। थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, ए डी अपॉन डी बी, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ए डी की वैल्यू तो ज्ञात ही करनी है, तो ए डी को ए डी लिखा रहने दें और डी बी की वैल्यू दे रखी है 7.2, उसे पुट करते हैं। उसके बाद ए की वैल्यू पुट करते हैं 1.8 और यहाँ से पुट करते हैं 5.4। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म और 18 कम 18, 18 तिया 54। तो यहाँ से ए डी अपॉन 7.2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर पहुंच जाएगा ये। ए डी बराबर हो जाएगा 7.2/3। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। देखो 30 से काटें
30 ही कम 30, 30 दूनी 60, बचे 12, पॉइंट लगा लिया 0, तो 30 चौक 120, तो AD की वैल्यू आई यहाँ से 2.4, AD बराबर 2.4। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति लिखे बताइए कि क्या EF QR समांतर हैं। तो EF और QR हैं वो समांतर है या नहीं है। तो ये उनकी स्थिति लिखी हुई है। तो देखो इसका त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो ये त्रिभुज है PQR EF, मतलब इसमें 2 पॉइंट हैं EF जो PQ और PR को भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, यानी स्थित है, इन भुजाओं पे स्थित है, यही बात क्वेश्चन कह रहा है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है कि जो EF है वो इसके समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें थेल्स फिर में यूज करके देखते हैं। यदि थेल्स फिर में इसमें सत्यापित हो जाती है तो समांतर है। यदि थेल्स फिर में यानी जो आधारभूत समानुपातिकता फिर में वो इसमें सत्यापित नहीं होती है तो ये इसके समांतर नहीं है। तो करते हैं इसे सॉल्व। त्रिभुज PQR में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की जांच करने पर तो इसमें हम चेक करेंगे। तो पहले हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है PE अपॉन EQ बराबर PF और FR, ये होती है। ठीक, अब देखो तो ये हमने वैल्यू लिखी, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वैल्यू हमें इसमें दे रखी है ऑलरेडी, ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से इस वैल्यू को रखते हैं। देखो PF की वैल्यू तो PF की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 3.9 और E की वैल्यू 3 बराबर PF की वैल्यू 3.6 और इसकी वैल्यू 2.4। देखो 3 से डिवाइड करते हैं इसे, 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी 1.3/1 बराबर पॉइंट से पॉइंट खत्म, 12 से काटते हैं। देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो आ जाएगा 3.2, वो 3/2, 2 से काटते हैं इसे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1.3 इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है नी। तो लिखेंगे अतः यहाँ थेल्स प्रमेय दोनों पक्ष, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अर्थात थेल्स प्रमेय सत्यापित नहीं है, तो सत्यापित नहीं है तो लिख देंगे इसलिए EF समांतर QR
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब दोनों ही पक्ष बराबर नहीं बैठे तो ये भी क्या है, समांतर नहीं है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, इसे मैं मिटा देता हूं। तो ये सारी चीजें, इतनी चीज तो हर सवाल में कॉमन रहेगी क्योंकि त्रिभुज हमारे पास पी क्यू है। तो मैं सिर्फ इतनी चीजें मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू की वैल्यू मिटा दे रहा हूँ और यहाँ से ये चीजें मिटा देता हूँ। ठीक, और ये वाली वैल्यू भी मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी आगे फिर जरूरत पड़ेगी। देखो, तो दूसरा सवाल है इसका, उसमें पी एफ की वैल्यू दे रखी है, यानी पीई की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कोमा, और क्यू ई की वैल्यू दे रखी है, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू दे रखी है उसमें, जो अगला दूसरा पी एफ की 8 सेंटीमीटर, और जो इसमें दे रखी है वो दूसरी चौथी वैल्यू दे रखी है आर एफ। आर एफ की वैल्यू दे रखी है, आर एफ की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू दे रखी है, देखो त्रिभुज यही है, तो देखो यही वैल्यू हम इस सवाल में रखते हैं, पुट करते हैं। ये हमेशा इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो थोड़ी और जगह बन जाए। त्रिमेय की जांच करने पर, तो ये जांच करेंगे तो त्रिमेय भी तो यूज लगाएंगे इसमें, तो त्रिमेय ये होगी, त्रिमेय की वैल्यू रखते हैं। तो पीई की वैल्यू दे रखी है 4, और ई क्यू या क्यू ई इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5, बराबर पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8, और इसकी वैल्यू देखिए एफ आर की या आर एफ की 9। ठीक, अब इन्हें देखो काटते हैं, पॉइंट हटाया 0 आ जाएगा। ठीक, तो 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, हो जाएगा 8/9 बराबर 8/9। तो इसमें दोनों पक्ष बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ आधारभूत या थेल्स, फिर मैं शॉर्टकट में लिख देते हैं थेल्स, फिर मैं सत्यापित है, सत्यापित है, इसलिए इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर। तो इसलिए ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो बराबर आए तो ये यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। थेल्स थ्योरम खुद कहती है कि यदि कोई रेखा इसके समांतर है और इन दो रेखाओं को एक अनुपात में काटे, यानी अनुपात में काटे, तो ये जो रेखा इसके समांतर होगी। अब देखो इसका तीसरा सवाल, तो इसमें मैं इतनी चीजें मिटा दे रहा हूँ जो हमने कैलकुलेशन करी है। तो एक तो ये चीजें मिटा देता हूँ और ये वैल्यू मिटा देता हूँ। ठीक, देखो अब इसका तीसरा, पी क्यू 1.2 दे रखा है, 1.28 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है उसमें 2.56, 2.56 सेंटीमीटर, कोमा, और पीई दे रखा है, पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, और एक वैल्यू और दी हुई है, जो दी हुई है पी एफ, पी एफ पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ये वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। देखो यहाँ पर पीई की जरूरत है, तो इसमें
पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है। तो देखो जो जो वैल्यू है हमारे पास उन को रखते हैं पहले। तो देखो पी क्यू जो होता है, पी क्यू, या मैं इसी में करा दूंगा। देखो पीई की वैल्यू हमारे पास पीई है यहाँ पे, तो पीई की वैल्यू चलो हैगी, और पी एफ है इसकी वैल्यू हैगी, लेकिन हमारे पास क्यू ई की वैल्यू नहीं है। तो पहले पीई, इसे पी ई बराबर, अभी ये है ई क्यू, तो हमें ई क्यू इतना ज्ञात करना है, हमारे पास दे रखा है इतना पूरा। तो यदि मैं पी ई में से, यानी पी क्यू में से पीई माइनस कर दूं, तो फिर यही तो बचेगा ई, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अतः, चलो आगे आगे लिखूंगा आगे, बराबर पी एफ। अब देखो वैल्यू तो दे रखी है हमारे पास पी आर की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेकिन हमें चाहिए एफ आर की। एफ आर इतनी, तो पूरी में से पी आर में से मैं पी एफ घटा दूं, यानी पी आर माइनस पी एफ। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो नोट में, नोट में ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पीई, और एफ आर बराबर पी आर माइनस पी एफ। अब तुम्हें पता रहेगा कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। ठीक, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो पीई की वैल्यू दे रखी है 0.18, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.28, माइनस पी की वैल्यू हैगी 0.18 बराबर, पी एफ की वैल्यू 0.36 बराबर, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.56 माइनस 0.36। ठीक, अब इन्हें माइनस करते हैं, तो देखो ये तो हो जाएगा 0.18 बटे 1.1, ठीक, बराबर यहाँ से 0.36 और 2.2, तो देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो ये हो जाएगा 18/110 और 36/210। हमें तो बराबर दिखाना, दो से काट दें, तो 18 बार, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, तो ये हो जाएगा 18/110 बराबर 18/110। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ थेल्सपिर में सत्यापित है, थेल्सपिर में सत्यापित है, सत्यापित है, तो सत्यापित है, तो ई एफ समांतर क्यू आर। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ कि हमने इस त्रिभुज में आधारभूत समानुपाती का त्रिमेय की जांच करी, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। उनकी वैल्यू पुट करी, तो पुट करने पर दोनों अनुपात क्या आए, बराबर आए, दोनों साइड में बराबर आई है, तो इसका मतलब ये जो है ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो अब देखो अगले क्वेश्चन पे इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.18 में एल एम बी सी समांतर है और एल एन सी डी समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी है। तो ये सिद्ध करना है, हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। देखो चूंकि ये इसके समांतर है, त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, और बी सी एल एन के समांतर है, बी सी एम एन के समांतर है, और सी डी एल एन के समांतर है। तो देखो त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में एल एम सी बी समांतर हैं। चूंकि ये समांतर तो हम इसमें थेरेस्फीयर में यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगी ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी। अब देखो इसे पलट के मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एम बी अपॉन ए एम, क्योंकि इसके अनुपात पे तो कोई अंतर पड़ने का नहीं है, फिर एल सी अपॉन ए एल। ठीक, इसे क्या देते हैं हम इक्वेशन 1। इसी प्रकार देखो त्रिभुज ए डी सी में, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में भी क्या है कि एल एन समांतर सी डी है। इसमें ये वाली भुजा समांतर है, तो इसमें भी लगा देंगे थेरेस्फीयर में। तो थेरेस्फीयर में क्या हो जाएगी ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी। इन्हें पलट देता हूँ, ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन बराबर, इन्हें ये पलट जाएंगे तो फिर ए एन अपॉन ए एल एल सी। ये हुई इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि देखो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट बराबर है, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 एंड 2 से, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब देखो दोनों तरफ में एक एक जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा एम बी और ए एम +1 और ए एन अपॉन एन डी +1। तो देखो यहाँ से लेस लेंगे तो हो जाएगा ए एम, तो लेस आ जाएगा, और ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, और इसका जो लेस आएगा वो आएगा ए एन। अब चूंकि देखो एम बी और ए एम ये क्या हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए एम, और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा एन डी और ए एन, यानी कि ए डी अपॉन ए एन। अब इन्हें पलट देते हैं, तो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो ये सिद्ध करना इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो यही तो सिद्ध करना था, यानी सिद्ध यही करना था, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.19 में डी ए सी के समांतर है और डी एफ ए के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि वी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। ये सिद्ध करना है। तो देखो, तो यहाँ पे इसमें दो त्रिभुज हैं, एक तो बनेगा ये वाला, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटे छोटे इसके पार्ट। इस तरीके से ये ए बी सी, तो एक तो बनना है यहाँ से ये डी ई, और एक बनना है यहाँ पे डी एफ। ए बी ई सी, ये दो त्रिभुज बनने इस तरीके से, ये इस लाइन को मिला देंगे तो ये वो वाले बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज पहले ए बी सी में,
ए बी सी में क्या दे रखा है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी कि डी ई समांतर है ए सी के, यानी ये समांतर है, तो समांतर है तो यहाँ पे थेल्सपिर में यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा बी एफ या बी ई अपॉन ई सी बराबर बी डी अपॉन डी ए। इसे कह देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसी प्रकार, यानी ये किससे आया, थेल्सपिर में से, थेल्सपिर में पिर में से थेल्सपिर में से थेल्सपिर में के बाद अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज, अब ये जो है ए बी ई में, इसमें दे रखा है डी एफ समांतर है ए ई के। ये स्टेटमेंट में कही हुई बात है, ये इसके समांतर है। तो उसके बाद अब इसमें भी थेल्सपिर में यूज करेंगे, तो थेल्सपिर में ये हो जाएगी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए। ये होगी इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 1 में क्या है, वी डी ए इधर है, वी डी ए इधर है, ये दो पक्ष समान है, तो ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, इसका इधर वाला पक्ष हो जाएगा वी ई अपॉन ई सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यही करना है, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये सवाल आपका कंप्लीट। अब देखते हैं अगला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.20 में डी ई ओ क्यू के समांतर है, यानी डी ई ओ क्यू के समांतर है, और डी एफ ओ आर के समांतर है। दिखाइए कि ई एफ ओ आर के समांतर है। तो देखो हल, शो दैट द, क्या दिखाना हमें, ई एफ बराबर है ओ आर। तो ये सिद्ध करना है, यानी इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर सिद्ध करना। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं, एक बन जाएगा इस तरीके से, ये क्यू ओ पी, और यहाँ से एक लाइन जा रही है ई डी, ये है ना, मैंने इतना पार्ट निकाल लिया इसका, ये वाला। तो देखो त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या है, डी डीई ओ क्यू के समांतर है, यानी डीई समांतर है ओ क्यू के। ये स्टेटमेंट कह रहा खुद यहाँ पे, तो हमने ये समांतर है, जब समांतर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, थेल्सपिर में, तो वो यूज हो जा करेंगे। देखो पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी ई अपॉन ई क्यू, इक्वेशन वे किस आई है, थेल्स फिर में से। ठीक, अब देखो इसी प्रकार एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, इधर बना दे रहा हूं, पी ओ आर। ठीक, ये है डी और एफ, यानी इधर वाला पार्ट इतना। तो ये बनेगा त्रिभुज पी
आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में, तो इस त्रिभुज में है ये वाला स्टेटमेंट, यानी डी ई डी एफ समांतर है ओ आर है समांतर, ओ आर यानी ये वाला, ये समांतर है। तो यहाँ से बनेगा पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये हुआ। इसे करेंगे इक्वेशन 2। तो देखो ये दोनों पद यानी पी डी और पी डी डी ओ ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पद भी बराबर होंगे दोनों। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या आएगा निकल के, वो आएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखो इसमें क्या है, पी ई अपॉन एफ ई क्यू, तो ई क्यू ये हैगा, पी एफ तो पी एफ एफ आर, तो ये क्या बन गई समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थेल्स स्पीड में फॉलो कर रहा है। यह पद, यह समीकरण 3 थेल्स प्रमेय को सत्यापित करती है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ई एफ यानी ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो यही हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो यही हुआ इसका आंसर। ठीक, तो कंप्लीट आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 5 तक, और इससे अगली वीडियो में 10 तक के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।